प्रश्न 1, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? उत्तर, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही जीवन का सत्य और वास्तविकता है। विगत जीवन की स्मृतियों से बंधा रहना और वर्तमान से पलायन करना व्यर्थ है। मनुष्य को जीवन के कठोर सत्य का साहस से सामना करना चाहिए। जीवन के सत्य को स्वीकार करने में ही भलाई है। विगत स्मृतियां उसके वर्तमान और भविष्य दोनों को ही खराब करती हैं। प्रश्न 2, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। उत्तर, भाव यह है कि अपने बारे में बड़प्पन का एहसास करना भी एक छलावा है, क्योंकि मनुष्य बड़प्पन का एहसास करके भी अपने मन से खुश रह सके, यह भी उसके लिए आवश्यक नहीं है। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद एक काली रात छिपी रहती है, उसी प्रकार सुख के पीछे दुहक भी छिपे रहते हैं। सुख दुहक का क्रम जीवन में साथ साथ चलता रहता है। प्रश्न 3, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? उत्तर, यहाँ छाया शब्द पुरानी स्मृतियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि छाया को छूने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि वह वास्तविकता से परे है। इसलिए इनको अपने वर्तमान से बांधना दुहक को ही बढ़ावा देना है, क्योंकि विगत मधुर स्मृतियों के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता है। जीवन तो वर्तमान की स्थिति में ही जिया जा सकता है। प्रश्न 4, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। उत्तर, इस कविता में प्रयुक्त अन्य विशेषण हैं सुरंग, सुधिया, सुहावनी। यहाँ सुधिया विशेष्य के लिए, सुरंग और सुहावनी दो विशेषणों का प्रयोग हुआ है। इनके प्रयोग से बीती हुई सुधियों के दृश्य बड़े मधुर, मनमोहक और रंगीन बन पड़े हैं। यह स्थिति मिलन जैसे अवसर का रंगीन और मोहक दृश्य प्रस्तुत करता जान पड़ता है। दूना दू ख, यहाँ दूना विशेषण है जो दुहक की अत्यधिक वृद्धि के संबंध में सूचित करता है। जीवित क्षण, यहाँ क्षण के लिए जीवित विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसके प्रयोग से विगत यादों का भूला हुआ क्षण इस रूप में यहाँ साकार हो उठता है कि वह क्षण पुराना न होकर वर्तमान में ही चल रहा है। एक और कृष्णा विशेषण प्रयोग रात के अंधकार को गहराते हैं। केवल मृग तृष्णा में केवल विशेषण शब्द लगने से भ्रम या छलावा की स्थिति और अधिक सघन हो गई है। इससे यह बोध जाग उठा कि बड़प्पन का एहसास छलावे के अलावा कुछ है ही नहीं। दुविधाहत साहस में साहस के साथ दुविधाहत विशेषण का प्रयोग साहस को निश्चित रूप से दबाए हुए प्रतीत होता है। शरद रात, रात के साथ शरद शब्द रात की मोहकता को उजागर करता हुआ प्रतीत होता है और रस वसंत के साथ रस विशेषण वसंत को और अधिक मधुर बना रहा है। प्रश्न 5, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? उत्तर, राजस्थान की रेत पर धूप के चमकने से जल की भ्रांति होती है और हिरन उसे जल समझकर पीने के लिए भागता फिरता है, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता है। अतः प्रकृति के इस भ्रामक रूप को मृगतृष्णा कहा जाता है। इस कविता में इसका प्रयोग यथार्थ स्थिति अर्थात भ्रम और छलावा के अर्थ में हुआ है। व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जितना अधिक दौड़ता है, उतना ही अधिक वह भटकता चला जाता है। अतः प्रभुता या बड़प्पन पाने की लालसा केवल मृग तृष्णा ही है। प्रश्न 6, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? उत्तर, यह भाव कविता की निम्न पंक्ति में झलकता है, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। प्रश्न 7, कविता में व्यक्त दू ख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता में व्यक्त दू ख के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। हम हमेशा पुरानी स्मृतियों के पीछे भागते हैं। इससे हम वर्तमान को और अधिक दुखी बना लेते हैं। हम छायाओं में डूबकर वर्तमान को न तो अच्छी तरह जी पाते हैं और न भविष्य को ही सुदृढ़ बना पाते हैं। हम कल्पित सुखों की मृग तृष्णा में उलझकर रह जाते हैं। इससे हमारा भटकाव बढ़ जाता है और उचित अवसर पर लाभ रूपी सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। हमारी स्थिति वसंत के बीत जाने के बाद खिले फूल के समान रह जाती है। प्रश्न 8, जीवन में है सुरंग, सुधिया, सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियां सजो रखी हैं? उत्तर, हमने भी अपने जीवन की अग्रलिखित स्मृतियां सजो रखी हैं। मेरे अब तक के जीवन की पहली मधुर स्मृति यह है कि जब मैं पहली बार स्कूल गया था तब घर के प्रत्येक सदस्य के मन में अपार खुशी समाई हुई थी।
हमें नए वस्त्र पहनाए गए थे और घर बाहर मिठाइयाँ बांटी गई थी। उस समय सभी का ध्यान मुझ पर ही था। दूसरी मधुर स्मृति तब की है जब मैं अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके प्रथम आया था। उस दिन मेरे प्रथम आने के उपलक्ष्य में एक शानदार पार्टी रखी गई थी। पार्टी में आने वालों ने मुझे प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद और बधाई दी थी। तीसरी मधुर स्मृति वह है जब मैं स्कूल की फुटबॉल टीम में खिलाड़ी चुनकर जिला स्तर पर खेलकर विजेता टीम का खिलाड़ी घोषित हुआ था। तब मुझे फूलों की माला पहनाकर मेरा स्वागत किया गया था और पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न 9। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर? कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित लिखिए। उत्तर, यह सच है कि सभी उपलब्धियां उचित समय पर ही अच्छी लगती हैं। समय बीत जाने पर उपलब्धियों की कोई उपादेयता नहीं रहती है। उदाहरण के लिए, वसंत ऋतु के चले जाने पर फूल के खिलाने से क्या लाभ? यदि विवाह की आयु निकल जाने के बाद विवाह हुआ तो वह उल्लास कहाँ? ये उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उचित समय और आवश्यकता के अवसर पर ही उपलब्धियां अच्छी लगती हैं। प्रश्न 1। छाया मत छूना का भावार्थ क्या है? उत्तर, यही कि छाया यानी यादें। बीते मधुर क्षणों की यादें वर्तमान में दुहक ही देती हैं। हमें उन यादों को छूना नहीं चाहिए। प्रश्न 2। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी पंक्ति का भाव बताइए। उत्तर, अर्थात जीवन में मधुर यादों की बहुत लंबी श्रृंखला है। प्रश्न 3। यामिनी शब्द का क्या अर्थ बताया गया है? उत्तर, यामिनी यानी कि रात, रात्रि से है। प्रश्न 4। कवि ने सांसारिक समृद्धि के किन किन रूपों को भ्रांति कहा है? उत्तर, कवि ने रूप, यश, धन, वैभव, मान सम्मान और प्रभुता आदि सांसारिक समृद्धि को भ्रांति कहा है। प्रश्न 5। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है पंक्ति में क्या संदेश निहित है? उत्तर, यही कि हर सुख के पीछे दुहक छिपा होता है, वैसे ही हर चांदनी के पीछे अमावस्या होती है। प्रश्न 6। सरमाया शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, सरमाया शब्द का अर्थ पूंजी है। प्रश्न 7। छाया मत छूना कविता में किसे संबोधित किया गया है? उत्तर, इस कविता में मन को संबोधित किया गया है। प्रश्न 8। देह सिखी हो पर मन के द ख का अंत नहीं से क्या आशय है? उत्तर, कवि कहते हैं कि शरीर को सुख प्राप्त है लेकिन मन में अनेक असंतुष्टियों का दुहक है। प्रश्न 9। गिरिजा कुमार माथुर के कार्यक्षेत्र कौन कौन से रहे? उत्तर, इनके कार्यक्षेत्र आकाशवाणी और दूरदर्शन रहे थे। प्रश्न 10। कविता का संदेश क्या है? उत्तर, विगत की सुखद कल्पनाओं में चिपके रहकर पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रश्न 11। छाया मत छूना कविता का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर, कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य को चुनने का भाव देती है। प्रश्न 1। कवि गिरिजा कुमार माथुर ने छाया छूना मत कविता में क्या संदेश दिया है? अथवा छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर की यह कविता क्या संदेश देती है? उत्तर, छाया मत छूना कविता यह संदेश देती है कि अतीत की मधुर स्मृतियों में खोकर वर्तमान जीवन को कष्टमय और दुखी नहीं बनाना चाहिए। अतीत को भूलकर वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना कर भविष्य को सुदृढ़ बनाना चाहिए। प्रश्न 2। छाया मत छूना कविता में कवि ने यथार्थ को कठिन कहकर उसकी पूजा करने को क्यों कहा है? उत्तर, विगत जीवन को सुखद स्मृतियां तथा भविष्य की मधुर कल्पनाएं वर्तमान जीवन के दुहक को दुगुना करके यथार्थ को कठिन बना देती हैं। वर्तमान पर आधारित यह यथार्थ कठिन भले ही हो, किंतु यही जीवन के सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराता है। प्रश्न 3। कवि ने छाया को छूने के लिए क्यों मना किया है? उत्तर, कवि ने छाया को छूने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि बीते दिनों की मधुर स्मृतियां वर्तमान जीवन के क्षणों में आकर उसे परिवर्तित नहीं कर पाती हैं। उनकी यादें वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ने वाली ही होती हैं। प्रश्न 4। छाया को छूने का परिणाम क्या होता है और क्यों? उत्तर, छाया को छूने अर्थात विगत यादों में खो जाने का परिणाम कष्टमय और दुहकमय ही होता है, क्योंकि वर्तमान में याद करने से वे जीवन को अधिक दुखी और अभावग्रस्त ही बनाकर भविष्य को भी बिगाड़ देती हैं।
प्रश्न 5। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य का वरण, पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, कवि हमें संदेश देना चाहता है कि यह जीवन सुख दुख का भंडार है। जीवन के अतीत में भले ही केवल कष्ट ही मिले, परंतु अब उन्हें भूल जाना ही उचित है। अब तो वर्तमान को यथार्थ के साथ जीकर भविष्य की सुदृढ़ नींव डालनी चाहिए। प्रश्न 6। छाया मत छूना कविता में कवि ने किन जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी है? उत्तर, कविता में कवि ने आशावाद का समर्थन करते हुए यश, वैभव, मान सम्मान और धन के पीछे भागने के बजाय आत्मविश्वास के साथ यथार्थ और सत्य को स्वीकार करने जैसे जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी है। प्रश्न 7। कवि ने सुधियों को सुहावनी क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने सुधियों को सुहावनी इसलिए कहा है कि अतीत की मधुर स्मृतियों में न केवल मनभावन चित्र उभरते हैं, बल्कि उनके साथ जुड़ी सुहानी गंध मन को मस्त कर देती है, जिनमें खोकर मनुष्य अपने वर्तमान को भूल जाता है। प्रश्न 8। छवियों की चित्र गंध फैली मनभावनी, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब हम अतीत की मधुर यादों में जाते हैं तब हमारे सामने केवल बीती हुई घटनाओं के मधुर दृश्य ही नहीं याद आते हैं, अपितु उन क्षणों की सुगंध भी तरोताजा हो उठती है। प्रश्न 9। भूली सी एक छुअन हमारे जीवन में जीवित क्षण किस प्रकार बन जाती है? उत्तर, जब हम अपने बीते हुए मधुर स्मृतियों से पूरे दिनों को याद करते हैं तो भूली हुई बातें हमारे मन को बरबस छू लेती हैं और वे छुअन भरे क्षण हमारे पुराने दिनों को हमारे सामने जीवित कर देते हैं। प्रश्न 10। कठिन यथार्थ के पूजन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, कठिन यथार्थ के पूजन के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जो भी सच्चाई तुम्हारे सामने है, अर्थात जीवन का जो भी सुख दुख तुम्हारे सामने है, उसे सहर्ष एवं ससम्मान अपनाकर सुखपूर्वक जीना सीखो। यही जीवन यथार्थ है। प्रश्न 11। हर चंद्रिका में छिपी रात एक कृष्णा है द्वारा कवि जीवन की किस सच्चाई की ओर संकेत करता है? उत्तर, जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी प्रकार जीवन के हर सुख के पीछे दुख भी छिपे रहते हैं, अर्थात जीवन में सुख और दुख का क्रम सदैव चलता रहता है। प्रश्न 12। दिखता है पंथ नहीं, मनुष्य को रास्ता क्यों नहीं दिखाई देता? उत्तर, मनुष्य को रास्ता इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि उसके मन में दुविधाएं रहती हैं, जिसके कारण उसका मन सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। उस दशा में वह सही पथ पर नहीं चल पाता। प्रश्न 1। छाया मत छूना कविता के सार तथा संदेश को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना में बताया गया है कि जीवन में सुख दुख दोनों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहती है। विगत सुख को याद करके वर्तमान में दुख को गहरा नहीं करना चाहिए। विगत सुख से चिपककर वर्तमान से पलायन करने की अपेक्षा कठिन यथार्थ से सामना करना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदेश के साथ कवि यही कहते हैं कि इस संसार में न तो यश का कोई मूल्य है, न धन वैभव का, न मान सम्मान से कोई संतुष्टि मिलती है और न पूंजी से। मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी इनके पीछे जितना दौड़ता है, उतना ही वह भटकता जाता है, क्योंकि भौतिकता विलासिता मन को भटकाती है। प्रभुता या बड़प्पन पाने की कामना भी एक विडंबना ही है। यह पाने की कोशिश करते रहना भी एक मृतृष्णा या छलावा मात्र ही है। इसलिए छाया या कल्पनाओं में सुख तलाशने की बजाय जीवन के यथार्थ को झेलने को तैयार रहना चाहिए। प्रश्न 1। कवि गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय संक्षिप्त में दीजिए, अथवा गिरिजा कुमार माथुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कवि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी, उत्तर प्रदेश से ग्रहण कर एमए अंग्रेजी एवं एलएलबी की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की। शुरू में कुछ दिन वकालत की, फिर ये आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। विषय की मौलिकता को ध्यान में रखते हुए शिल्प की कला को वातावरण के माध्यम से रंग भरते थे। उनकी काव्य कृतियां नाश और निर्माण, धूप के धान, शिल्पन चमकीले, काव्य संग्रह, जनगैत, नाटक, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, आलोचना इत्यादि साहित्य सर्जन करते हुए उनका देहांत सन 1994 में हुआ। छाया मत छूना समरी इन हिंदी कवि परिचय। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा झांसी से ग्रहण करने के बाद इन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी
की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की। प्रारंभ में कुछ समय तक इन्होंने वकालत की। इसके बाद ये आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत रहे। इनका निधन सन 1994 में हुआ। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी प्रकृति के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिल्प चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, काव्य संग्रह, जन्म कैद, नाटक, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, आलोचना।